बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, ये स्क्रीन मैं आपको शेयर करने लगा हूँ। जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी यस सर, हो रही सर। है। ओके जी। अच्छा बेटा, आपके जितने लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड, वो आपको मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो उनको अगर हो सके तो अपने पास सेव कर लें, ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो आप वो लेक्चर खुद ही घर पे ले सकें। क्योंकि ये लेक्चर बार बार बात रिपीट हो रही है कि दोबारा कॉलेज में डिलीवर नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी नॉन डिसजंक्शन इन ह्यूमंस में ऑटोसोमल केसेस भी और सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में बनने वाले केसेस भी जो पॉसिबल हैं कॉमन तौर पे, उनका कह लें कि कुछ डिटेल्स। उसी में बुक के अंदर आए तो बुक में ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर बुक ने कुछ मजीद पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। मसलन ये तो फ़कत सिंड्रोम्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। सिंड्रोम का शिकार होने वाला इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगी, ये बात भी ऑलरेडी हो चुकी। यहाँ पे एक बात याद रखने की है फ़कत कि इन केस ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन ऑटोसोम में है, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं है। तो सेक्स क्रोमोसोम वो होते हैं जिनके ऊपर जीन्स मौजूद हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग जीन। ऑटोसोम्स मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एक जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऑटोसोमल क्रोमोसोम का कम होना या ज्यादा होना, ये कह लें कि रिलेट नहीं करता उसके मेल या फीमेल होने के साथ। इसलिए ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन के जो केसेस हैं, उनका शिकार इंडिविजुअल मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में बनने वाले जो इंडिविजुअल हैं, क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें मेल या फीमेल बॉडी हमें नज़र आएगी। यानी बायोलॉजिकली, मेडिकली हम लाइनफेल्टर सिंड्रोम को मेल ही मानते हैं। ठीक है। आम सोसाइटी में उनको थर्ड सेक्स या शीमेल जो मर्जी नाम दे दिया जाए, बट बायोलॉजिकली दे आर मेल। ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ये तय है कि एक्स के साथ, सॉरी वाई के साथ एक एक्स की कॉपी हो तो नॉर्मल मेल, दो एक्स हो जाएं, तीन एक्स हो जाएं, चार एक्स हो जाएं, जितने भी एक्स हो जाएं, अगर सिंगल वाई भी प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट मेल ही की होती है। तो इसको मेल ही माना जाता है जेनेटिकली। बहरहाल, तो ये केसेस हमने डिस्कस किए। रीजंस क्या थी, यानी क्रोमोसोम के सेट क्या होंगे अब नॉर्मल। जो पॉइंट यहाँ पे इस वक्त डिस्कस करने का है वो ये कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं फिजिक्स में किसी चीज़ के बार बार होने की तादाद को, जिसे ताद्दुद कहते हैं, कि हाउ मैनी टाइम दिस हैपन्स, के फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ फ्रीक्वेंट इज इट। अब फ्रीक्वेंसी में दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी की बात की है। एक है अबॉर्शंस और एक है बर्थ। अब एबॉर्शंस का डाटा जो इस किताब के लिखे जाने के वक्त पे अवेलेबल था, आज से कह लें कोई 20-22 साल पहले, तकरीबन 2001-2002 में ये एडिशन आया था, यानी फर्स्ट एडिशन, उसमें माइनर सा चेंज रहा। तो ये इंफॉर्मेशन कोई आज से 20-22 साल पहले की है। ठीक है। तो उस वक्त जो डाटा हॉस्पिटल से इकट्ठा किया गया या पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए, उसके मुताबिक हर 40 एबॉर्शंस में एक एबॉर्ट होने वाले बच्चे की डेथ की वजह डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम देखा गया। यानी 40 ऐसे केसेस जो एबॉर्शन के थे,
उनको डायग्नोस किया गया कि आखिर बच्चे के अबॉर्ट होने की वजह क्या थी। तो पता चला कि उन 40 में से एक की वजह ट्राइसोमी 21 का शिकार होना था। यानी डाउन सिंड्रोम एबॉर्शन का डाउन सिंड्रोम का ये जो सॉरी डाउन सिंड्रोम कह रहा हूँ, बल्कि इसे कहना चाहिए कि ट्राइसोमी 21 एबॉर्शन काज करती है। ट्राइसोमी 21 एबॉर्शन काज करती है, अलबत्ता 40 में से एक, इसका हिस्सा तकरीबन इतना है। इसी तरह ट्राइसोमी 13 भी एबॉर्शन काज करती है, अलबत्ता इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी नजर आती है कि हर 33 में से एक अबॉर्टेड इंडिविजुअल की वजह ट्राइसोमी 31 होती है। और हर 200 एबॉर्शन में से एक की वजह ट्राइसोमी 18 है। इसका मतलब है कि ट्राइसोमी 18 के केसेस कम पाए जाते हैं, जिसके नतीजे में एबॉर्शंस होती हैं, या एबॉर्शन काज करना ट्राइसोमी 18 में कम नजर आता है। अच्छा, इसी तरह 1/18 टर्नर सिंड्रोम हर 18 में से एक। यानी अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन लें, तो कंपैरिजन में हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल, पेटाउ सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। पेटाउ सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, 18 × 2 36, यानी 36। अगर सपोज के 36 केसेस हैं अबॉर्शन के, तो उन 36 में एक की वजह पेटाउ सिंड्रोम का सॉरी ट्राइसोमी 13 होगा, और दो की वजह टर्नर सिंड्रोम वाला केस यानी मोनोसोमी 23 होगा। मोनोसोमी 23, 23 पेयर को, यानी ये ट्राइसोमी 13 है, तो ये मोनोसोमी 23 है। तो मोनोसोमी 23 हर 18 में से एक की एबॉर्शन की वजह बन रहा है। इसका मतलब है 18 × 2 36 में से दो होंगे, और ये 36 में से एक होगा। ठीक है, तो इनको इस तरह से भी कंपेयर किया जा सकता है। सिमिलरली ये जो आगे ओ या सॉरी जीरो मेंशन है, जीरो का मतलब है कि कोई केस ऐसा नहीं देखा गया कि मेटा फीमेल यानी XXX या टेट्रा एक्स होने की वजह से किसी की एबॉर्शन हुई हो। इसी तरह एक्स्ट्रा एक्स मेल में होने के नतीजे में कोई एबॉर्शन होती हो, ऐसा कोई केस देखने में नहीं आया। और जो क्वेश्चन मार्क है ये इंडिकेट करता है कि डाटा इज रिक्वायर्ड, डाटा अवेलेबल नहीं है अभी, ये इन क्वेश्चन है, ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। बर्थ को अगर कंपेयर करें बर्थ फ्रीक्वेंसी की, तो बर्थ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि अगर किसी शहर में सपोज, किसी शहर में अगर एक दिन में 700 बच्चे पैदा हुए हैं, तो 700 में से एक डाउन सिंड्रोम का शिकार मिलेगा। और अगर 700 की बजाय 7,000 बच्चे पैदा हुए हैं पूरे मुल्क में, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुल्क में कितने डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे पैदा हुए। इफ देयर इज 7,000 बर्थ्स in a country, then how many of them will be suffering from Down syndrome? जी बेटा, क्वेश्चन समझ रहे हैं? 10। 10, दुरुस्त बेटा। तो इससे यानी ये जहाँ पे वैल्यूज आती हैं, अब देखेंगे चैप्टर 15 हो, वहाँ पे वैल्यू आ गई 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए क्या होगा। तो वैल्यूज को मैनिपुलेट करके, जिस तरह फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स ढेरों बन जाते हैं, तो जहाँ पे वैल्यूज आती हैं वहाँ पे फिर इस तरह उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी इस रेफरेंस से भी आपके जहन में रहे, वैल्यूज को आपस में कंपेयर भी किया जा सकता है। अब अभी हमने कहा कि अगर 7,000 पैदाइश हुई हैं तो उनमें 10 डाउन सिंड्रोम का शिकार होंगे। उनमें पेटाउ सिंड्रोम का शिकार कितने लोग होंगे? आउट ऑफ 7,000 पेटाउ सिंड्रोम के शिकार होने वाले इंडिविजुअल्स की तादाद पॉसिबली कितनी होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। यानी उसको अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन में वो आएगा हाफ।
ठीक है, यानी तकरीबन हाफ, यानी 15,000 में एक के इम्कानात हैं। समझ गए? तो इस तरह इन सबको कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा केसेस फिर किसके मिलेंगे। इफ देयर आर 15,000 बर्थ्स, सपोज पूरे महीने में अगर हम कह लें कि पूरे माह में 15,000 बच्चे पैदा हुए हैं किसी मुल्क में, तो उन 15,000 में इन बीमारियों का शिकार बच्चों में से सबसे ज्यादा तादाद किसकी नजर आएगी? डाउन से डाउन। डाउन की। क्योंकि हर 700 में से एक है, 7,000 में ये 10 होंगे और 15,000 में ये तकरीबन कितने हो जाएंगे, 21 के करीब। ठीक है। जबकि बाकी जो केसेस हैं, यानी 1/6000 को लें, तो 15,000 में ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे। इसी तरह ये 1500 वाले हैं, ये 10 होंगे। ये 1,000 वाले हैं, ये 15,000 में 15 होंगे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफेक्ट नज़र आएगा वो डाउन सिंड्रोम वाला मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन है जो बुक ने इस टेबल की शक्ल में प्रोवाइड की है। तो एमसीक्यू भी पॉसिबल है, और कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको कह लें कि पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो ये थे नॉन डिसजंक्शन के केसेस। कल का लेक्चर मैंने आपको शेयर कर दिया था, ठीक है। उसको भी रिवाइज करके देख लीजिएगा जहाँ पे समझ ना आए। कोशिश की है कि सारी बातें उसमें एक्सप्लेन हो जाएं। और ये लास्ट टेबल था नॉन डिस्जंक्शन के हवाले से। इससे आगे है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस पे जाने से पहले जो पिछला टॉपिक था नॉन डिस्जंक्शन का, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो वो अभी पूछ सकता है। डेली तैयारी हो रही है नहीं हो रही? अब तो टेस्ट भी नहीं है, कम से कम रिवाइज किया करें जो कुछ पढ़ाया गया है, ताकि कोई क्वेश्चन जहन में आए तो वो आप पूछ सकें। जब फिजिकल क्लासेस हो रही थी तब तो कोई ना कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आप में से कर भी लेते थे। अब तो 2 हफ्ते से कोई क्वेश्चन भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है। क्योंकि फिजिकल क्लास होगी, टेस्ट होगा, तो हम याद करेंगे। कुछ ऐसा बिहेवियर नजर आता है। जी, है कोई क्वेश्चन नॉन डिस्जंक्शन का? सर नॉन डिस्ट्रक्शन माइटोसिस के केस में भी हो सकती है? डेफिनेटली, डेफिनेटली बेटा। हो सकती नहीं, होती है। अब तो होती उससे कौन सी डिजीजेस वगैरह होती हैं? कौन सी डिजीजेस होंगी, उसको हम यहाँ पे डिजीज से हटकर उसको फकत लॉजिकली सोच सकते हैं कि क्या होगा। पहली बात तो हो सकने की दलील हमारे पास क्या होगी, एविडेंस। हमने कहा जंक्शन, ये जंक्शन जो है इसमें दो क्रोमेटिड आपस में ज्वाइन है। ये है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में नॉन डिसजंक्शन अगर होती है, तो ऐसी ही कंडीशन तो माइटोसिस में भी होती है। माइटोसिस के अंदर भी तो दो क्रोमेटिड ज्वाइन होते हैं ना। तो अगर ये दो क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो सके, तो माइटोसिस में भी ऐसा मुमकिन है और ऐसा होता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या होंगे अगर माइटोसिस में नॉन डिस्जंक्शन होती है? तो हमें ये देखना होगा कि माइटोसिस होती कहाँ पे है। मियोसिस क्योंकि होती है गैमीट बनाने के लिए, और गैमीट इन्वॉल्व होते हैं अगली नस्ल को पैदा करने के लिए, ठीक है। जबकि माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे भी हमारा जो मेन कह लें कि कंसर्न है वो है ह्यूमन के साथ। ठीक है ना बेटा? तो हम यहाँ पे ह्यूमन के रेफरेंस से ही बात करेंगे, वरना बाकी एनिमल्स के अंदर तो नजर आएगा। अब ह्यूमन में अगर हम देखें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पाई जाती है बेसिकली, और उसमें गैमीट इन्वॉल्व होते हैं। तो गैमीट अगर एबनॉर्मल होंगे तो प्रॉब्लम जो होंगे ये हम डिस्कस कर चुके। अब माइटोसिस को ह्यूमन में देखा जाए, तो माइटोसिस ह्यूमंस में अगर इन्वॉल्व है तो वो डेवलपमेंट के अंदर है। चैप्टर 19 आपने पढ़ा है, यहाँ भी हमने बात की। यानी जाइगोट जब तकसीम होगा तो माइटोसिस होगी, ठीक है। अब जाइगोट से 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने। अब यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आता है किसी भी स्टेज पे, डिपेंड करता है। बिल्कुल शुरू में अगर एबनॉर्मल बना कोई सेल,
तो या तो वो होगा कि वो सेल खत्म हो जाएगा और बाकी सेल डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू रखेंगे, बॉडी नॉर्मल हो। अगर वही सेल में ऐसा डिफेक्ट आया है कि वो टॉलरेबल है, तो उसके नतीजे में ये होगा कि बॉडी का वो पार्ट जो उस एबनॉर्मल सेल की वजह से डेवलप होगा, तो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी नजर आएगी। तो अब ऐसे में देर इज ए वैरायटी। बात फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि डेवलपमेंट में हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, ब्लास्टूला, उसके बाद गैस्ट्रूला, उसके बाद आगे न्यूरोला, और मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। ठीक है ना? तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स पैदा हुए। अब उनमें से किसी में अगर एबनॉर्मल केस बनता है, माइटोसिस में नॉन डिसजंक्शन होती है, तो पॉसिबली उसी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगा जिस पार्ट में वो सेल आगे पार्ट बनाने में इन्वॉल्व होगा। और ये भी हो सकता है कि वो सेल मारा जाए एबनॉर्मेलिटी की वजह से, और उसकी जगह नॉर्मल सेल आगे डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखें। तो इसलिए माइटोसिस जो है इतनी ज्यादा अहम नजर नहीं आती। मियोसिस के एरर्स क्योंकि अहम है, क्योंकि इससे अगली नस्ल पैदा होती है, इसलिए बुक ने इनको डिस्क्राइब किया है। तो माइटोसिस में हम यही कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रॉब्लम नजर आ सकते हैं ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। नाम उसको दिया जाएगा माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन, जो कि डेफिनेटली होती है, होने के इम्कानात होते हैं। ठीक है बेटा? जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आखिरी टॉपिक की तरफ चलें। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस सेल डेथ के दो तरीके हैं, दो प्रोसेस हैं। जिस तरह जनरली हम कहते हैं कि जो भी पैदा हुआ उसने मरना है, जो भी जानदार है उसने मौत का जायका चखना है, चाहे वो जानदार ह्यूमन स्पीशीज से बिलोंग करता हो या किसी भी स्पीशीज से। ठीक है? तो डेथ तो अल्टीमेट है बहरहाल। और ये डेथ ऐसी चीज है जिसको बायोलॉजी भी मानती है। तो नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस डेथ कैसे होगी? नॉर्मली एक डेथ है जिसको हम कहेंगे नॉर्मल फिजिकल डेथ, सेल्स के अंदर ये नॉर्मल फिजिकल डेथ। एपेप्टोसिस एक प्रोग्राम डेथ कहलाती है। एपेप्टोसिस, किसी भी बॉडी के अंदर सेल्स एक ज़रूरत के तहत पैदा होते हैं, और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उनको पैगाम दिया जाता है कि वो खुदकुशी कर लें और मौत की तरफ चले जाएं। तो उसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ या सुसाइड। वो खुदकुशी करेगा और ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी सेल को ख़त्म कर दिया जाता है, उसे ये नहीं कहा जाता कि वो डेथ की तरफ चला जाए, बल्कि उसको मार दिया जाता है। अब ये मारने का जो अमल होगा, किलिंग, ये मर्डर कहलाएगा। तो एनिमल बॉडी के अंदर ये मर्डर की वजह बॉडी खुद भी किलिंग सिग्नल दे सकती है। इवन ये भी हो सकता है कि बाहर से कोई आने वाला किल कर दे। तो सेल डेथ की दो टाइप्स बेसिकली लेते हैं, नेक्रोसिस और एपेप्टोसिस। नेक्रोसिस को हम कहेंगे सिमिलर टू मर्डर है। इस मर्डर की वजह बॉडी खुद भी हो सकती है कि वो खुद किसी सेल को इंड्यूस करे कि वो मारा जाए। ये भी हो सकता है कि एपेप्टोसिस हो, बाकायदा पहले से प्लान हो, बॉडी उसको कह लें सेल को एक प्रोग्राम सेल डेथ की तरफ ले जाए। बहरहाल, तो ये दो किस्म के यहाँ पे सेल डेथ्स हैं। इन दो सेल डेथ्स में जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये खास तौर पे हमें देखने में नजर आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी न्यूरॉन्स की तादाद बच्चे में ज़्यादा होती है डेवलपिंग के अंदर। पैदाइश के बाद उनकी तादाद कम हो जाती है। जो कम होते हैं न्यूरॉन, वो दरअसल वो होते हैं जो डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे होते हैं, बाद में उनका कोई काम नहीं होता। इसी तरह पैदा होने वाले बच्चे की अगर फिंगर्स को देखा जाए, तो फिंगर्स के दरमियान में बाज़ औक़ात बहुत बारीक पतली सी खाल नज़र आती है। ये खाल स्किन, तो ये स्किन जो है टिश्यू, ये भी बाद में ख़त्म हो जाती है। उंगलियां बिल्कुल अलग अलग हो जाया करती हैं। तो वो सेल कैसे ख़त्म होंगे, वहां पर भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इसी तरह इवन टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियोज,
यानी देखा ये गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान ह्यूमन एम्ब्रियो में टेल भी बाकायदा पाई जाती है, लेकिन पैदाइश से पहले वो टेल खत्म हो जाती है। टेल बोन मौजूद होती है, टेल नहीं होती है। ठीक है। तो ये टेल हो गई, इसी तरह फिंगर के दरमियान टिश्यू या फिर नंबर ऑफ न्यूरॉन। तो ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट में रिक्वायर होते हैं, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो उनको बॉडी ख़त्म करती है। और ख़त्म करने के लिए दो तरीके आमतौर पे होते हैं। एक ये होता है कि उसको सर्वाइवल सिग्नल देने बंद कर दिए जाए। सर्वाइवल सिग्नल, ट्रॉफिक सिग्नल। जब उसको ट्रॉफिक सिग्नल नहीं मिलेंगे तो नतीजतन सेल खुदकुशी की तरफ चला जाएगा। या फिर बाकायदा उसको खुदकुशी का पैगाम भी दिया जाता है। उसको सिग्नल मिलता है जिसके नतीजे में खास एंजाइम कैप्सिज़ पैदा होते हैं, और सेल अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर लेता है। इवन यहाँ पर जिस तरह मेंशन है इस पैराग्राफ के अंदर कि सेल डेथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय टू फंडामेंटली डिफरेंट वेज। दो तरीकों से सेल का जो काउंट है वो कंट्रोल होता है। एक तो ये है कि सेल कमिट करता है सुसाइड बाकायदा इन द एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल। जब उसको सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलते तो फिर वो खुदकुशी करके अपने आप को खत्म कर लेता है। और सेल्स आर मर्डर्ड, या फिर सेल को बाकायदा मार दिया जाता है बाय किलिंग सिग्नल फ्रॉम अदर सेल, कि उसको किलिंग सिग्नल देकर उसको मार दिया जाए, तो ऐसा भी मुमकिन है। अच्छा, अब ये जो एपोप्टोसिस है इसके अंदर क्या होता है? एपोप्टोसिस के अंदर एक सेल को जब पैगाम मिलता है, और ये पैगाम मिलने को यहाँ पे क्या लिया गया है? एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल। कि सर्वाइवल सिग्नल मिलना खत्म हो गए, तो अब ये डेथ की तरफ जाएगा, सुसाइड करेगा। तो इसके अंदर माइल्ड कन्वोल्यूशन, यानी इसकी शेप चेंज हुई। कन्वोल्यूशन कहते हैं मुड़ने तोड़ने को, जिस तरह हाथ पांव मुड़ते हैं। अब इस सेल की शेप आप देख रहे हैं थोड़ी चेंज हो गई। क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन, क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट हो जाएगा और सेग्रीगेट, अलग अलग वो पार्ट्स में तकसीम हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंडेंस होना शुरू होगा। और फिर ये होगा कि उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, यानी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है वो भी कई टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर साइटोप्लाज्म से भी आपको टुकड़े बनते नजर आएंगे, जिस तरह ये ब्लैब्स, छोटे छोटे पीसेस बन रहे हैं सेल के। यानी सेल अपने सामान को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, पैकिंग के अंदर पैक करके अपनी बॉडी से अलग कर रहा है। और ये फ्रैगमेंट्स हैं, सेल फ्रैगमेंटेशन, पूरा सेल फ्रैगमेंट्स में तकसीम हो गया। अब ये जो फ्रैगमेंट हैं, जो ब्लैब्स हैं दरअसल, ये इनको फेगोसाइट्स खाकर खत्म कर देंगे। नतीजा ये होगा कि एक सेल की डेथ भी हो जाएगी, और इसकी जो बॉडी है, ये कंप्लीट बॉडी, ये एक तरह से ठिकाने भी लगा दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस। और बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। प्रॉब्लम से मुराद है कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। इसके मुकाबले में जो नेक्रोसिस होती है उसके अंदर सेल मारा जाता है, मर्डर होता है। अब मर्डर क्योंकि प्रोग्राम नहीं होता, जो कह लें कि खुदकुशी होती है, उसके अंदर खुदकुशी करने वाले के कंट्रोल में होते हैं सारे इवेंट्स, जो उसकी मर्जी से चल रहे होते हैं। तो बाकायदा कंट्रोल्ड प्रोग्राम के तहत वो सारे काम करता 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 बिलाखिर खुदकुशी कर लेता है। लेकिन मर्डर में तो अचानक से हमला होता है और मारा जाता है। अब इन दोनों के अंदर फर्क में हमें क्या नजर आएगा? यहाँ पे ये जो हाईलाइट मैंने किए हैं इनको अगर हम देखें, तो एपेप्टोसिस में जाने वाले सेल श्रिंक होता है, यानी वो सिकुड़ना शुरू होता है। उसका साइटोप्लाज्म कंडेंस होता है, और फाइनली वो स्प्लिट होकर छोटी छोटी बॉडीज बना देता है, जिनको कहते हैं एपेप्टोटिक बॉडीज। ये एपेप्टोटिक बॉडीज फेगोसाइटोज हो जाती हैं बाय द अदर सेल, और बाहर रिलीज नहीं होती, और देयर हैव नो डेलेटेरियस इफेक्ट। जबकि इसके मुकाबले में, सुसाइड के मुकाबले में, नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर सेल स्वेलिंग होती है। एपोप्टोसिस में श्रिंकेज थी, सेल सिकुड़ता है। जबकि नेक्रोसिस के अंदर सेल स्वेल करेगा, स्वेलिंग, पानी एक तरह से उसमें भर जाएगा।
एंड बर्स्ट। और जब स्वेलिंग होगी तो एक पॉइंट वो आएगा कि उसकी मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाएगी। जब वो बर्स्ट होगा तो उसके टुकड़े बिखर जाएंगे। अब वो जो टुकड़े उसके कंटेंट बिखरेंगे उनके गिर्द मेम्ब्रेन की बाउंड्री नहीं होगी। एपोप्टोटिक बॉडीज जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये ब्लैब्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। लेकिन जो नेक्रोटिक डेथ होगी उसके नतीजे में सेल एक तरह से ब्लास्ट हुआ है। और जब वो ब्लास्ट हुआ है तो उसके टुकड़े बिखर गए जिनके गिर्द मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं है। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको फॉरनर तस्वुर करता है जो अंदर से टुकड़े निकलते हैं। नतीजतन नेबरिंग सेल्स को नुकसान भी होता है और इन्फ्लेमेशन, बॉडी एक डिफेंसिव मोड में जाकर इन्फ्लेमेशन शुरू कर देती है। तो नेक्रोसिस, अब यहाँ पे वैसे तो इस पैराग्राफ में कह दिया गया कि जी के सेल मर्डर कर दिया जाएगा बाय द किलिंग। अब अगर इसका मतलब फिर ये हुआ कि क्या बॉडी खुद अपने अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह पैदा करेगी, तो ऐसा नहीं होता। आमतौर पे ये जो नेक्रोसिस है ये बॉडी खुद नहीं कर रही होती। बॉडी अगर करती है अपने सेल्स को किलिंग का काम तो उन सेल्स को लिए करती है जो फॉरेनर डिटेक्ट होते हैं। जो फॉरेनर डिटेक्ट होते हैं इम्यून सिस्टम उनको चेक करता है। वरना आमतौर पे ये जो नेक्रोसिस है इसकी वजूहात बाहर से हुआ करती हैं कि बाहर से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई टॉक्सिन, उसके नतीजे में बॉडी के सेल्स मारे जाएं। बहरहाल बुक के अंदर ये जनरली डिस्क्राइब है कि सेल के मरने के दो तरीके हैं। एक केस में इन्फ्लेमेशन जनरेट हो क्रिएट होगी और दूसरे में नहीं होगी। तो बहरहाल इसको ज्यादा डिटेल बुक ने डिस्कस नहीं की, जितने पॉइंट्स हैं ये हमने बात कर ली। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, कोई क्वेश्चन? नो। मुकम्मल खामोशी, एक गहरी खामोशी। काश के क्लास में भी ऐसी हो। अच्छा, अब बेटा हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 18, जिसको स्विच करके हम आ गए थे सेल साइकिल के अंदर। तो रिप्रोडक्शन, तो जब बात हमने जहाँ से फिजिकल क्लास में ख़त्म की थी वहाँ से शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैन हमने, मुझे याद है लास्ट जो लेक्चर हुआ था क्लास में उसके अंदर बोर्ड पे गुफ्तगू कुछ ऐसी थी। हमने कहा कि इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ग्लैंड्स एंड डक्ट सिस्टम। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, असेंशियल एंड असेसरी। असेंशियल जिसके बगैर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगी। असेंशियल ग्लैंड्स गोनेड्स हैं, इन केस ऑफ फीमेल ओवरीज, इन केस ऑफ मेल टेस्टिस। असेसरी ग्लैंड जो इनके साथ हैं, इन केस ऑफ फीमेल प्लेसेंटा, एक ग्लैंड है जो बाकायदा डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और यूट्राइन ग्लैंड ये यूट्रस के अंदर पाए जाते हैं जो न्यूट्रिशन सिक्रीट करते हैं फॉर द डेवलपिंग फीटस। मेल के केस में सेमिनल वेजिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, दीज आर असेसरी ग्लैंड्स। दूसरा पार्ट डक्ट सिस्टम है जो इन ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड है या इनको कनेक्ट करता है। इस डक्ट सिस्टम में अगर फीमेल का केस देखें तो फेलोपियन ट्यूब्स जो कनेक्ट होती हैं यूट्रस के साथ और उसके साथ कनेक्ट है बर्थ कैनाल, ये सब के सब ट्यूबुलर या डक्ट हैं। इन केस ऑफ मेल वेजा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनोजेनिटल डक्ट ये आपस में कनेक्ट होकर एक पूरा डक्ट सिस्टम बनाती हैं। तो मेल एंड फीमेल, if we compare the both genders with regard to reproductive system, हम एक ब्रॉड व्यू में उनको इस तरह से एक कॉमन फीचर ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे ग्लैंड्स की और ग्लैंड में गोनेड्स की। गोनेड्स, gonads are sex glands. In case of female, ovaries are present in the abdominopelvic cavity. एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी का मतलब एब्डोमिनल रीजन में लोअर पार्ट, पेल्विक कैविटी के अंदर इसको एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी भी कह देते हैं। ब्रॉडली एब्डोमिनल कैविटी भी कहा जाता है लेकिन लोअर पार्ट को एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी।
मेल के केस में ये गोनेड्स प्रेजेंट हैं इन ए पेयर ऑफ सक्रोटल सैक, टेस्टिस का एक पेयर सक्रोटल सैक के एक पेयर में आउटसाइड द बॉडी नजर आता है। सिक्रीशंस गोनेड की एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, यानी मेल एंड फीमेल गोनेड्स बोथ आर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन सिक्रीशन जो डक्ट के जरिए सिक्रीट होंगी वो गैमीट्स हैं, ओवा इन केस ऑफ फीमेल एंड स्पर्मेटोजोआ इन मेल। एंडोक्राइन सिक्रीशन सेक्स हार्मोन्स हैं, फीमेल में एस्ट्रोजन कहलाते हैं। एस्ट्रोजन इज ए ग्रुप दैट comprises ऑफ many female sex hormones, for example एस्ट्रोल, एस्ट्राड्रायोल, एस्ट्रायोल एक पूरा ग्रुप है। इसी तरह एंड्रोजेंस मेल हार्मोन्स का भी पूरा ग्रुप है, जिसमें से कॉमनली टेस्टोस्टेरोन सबसे मोस्ट पोटेंट लिया जाता है। तो गोनेड्स की लोकेशन और गोनेड के काम में सिक्रीशन दो तरह की। इन सिक्रीशन में अब जो पहली सिक्रीशन है वो है एक्सोक्राइन सिक्रीशन यानी गैमीट्स। ये गैमीट्स कैसे बनते हैं? गैमीट्स के बनने का जो प्रोसेस है उसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस अगर स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए होगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी, और अगर उससे एग प्रोड्यूस होते हैं तो oogenesis इन केस ऑफ फीमेल उसको कहा जाता है। गोनेड्स के अंदर देर इज ए जर्म लाइन या जर्मिनल लाइनिंग सेल्स। जर्म लाइन के सेल वो सेल्स हैं बॉडी के जिनके जिम्मे ये काम है कि वो जर्म सेल पैदा करेंगे। जर्म सेल यानी गैमीट्स पैदा करेंगे, और गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे थ्रू प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के जरिए जर्म सेल, जर्म लाइन के सेल्स गैमीट्स पैदा करेंगे। अब प्रोसेस को अगर हम ब्रॉड उसमें देखें व्यू में, तो गोनेड्स में जर्म लाइन के सेल माइटोटिकली प्रोड्यूस करते हैं जो सेल, उन्हें कहते हैं गैमीटोगोनिया। ये गैमीटोगोनिया फर्दर प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी गैमीटोसाइट। प्राइमरी गैमीटोसाइट गोनेड्स के अंदर, प्राइमरी गैमीटोसाइट फिर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से गुजरता है, और फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से गुजरकर ये प्राइमरी गैमीटोसाइट सेकेंडरी गैमीटोसाइट प्रोड्यूस करेगा। सेकेंडरी गैमीटोसाइट में सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगी, और सेकंड मेयोटिक डिवीजन के नतीजे में पहले प्रोड्यूस होगा गैमेटिड, और गैमेटिड से प्रोड्यूस होगा वो सेल जिसे कहते हैं गैमीट। यानी गैमीट की प्रोडक्शन गैमीटोजेनेसिस अगर मेल फीमेल दोनों में कंबाइन करके बात करें तो ये आपके सामने स्केच है कि विद इन द गोनेड्स देयर इज ए जर्म लाइन सेल्स, ये जर्मिनल लाइनिंग के सेल दैट विल अंडरगो मियोसिस और उसके जरिए गैमीट पैदा करेंगे। तो पहले माइटोटिकली गैमीटोगोनिया, फिर प्राइमरी गैमीटोसाइट, फिर सेकेंडरी गैमीटोसाइट फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के नतीजे में, और फिर गैमेटिड से होते हुए फाइनली देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। अब इसी प्रोसेस को अगर हम मेल में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में देखें तो माइटोटिकली गैमीटोगोनिया का इक्वलेंट जो मेल में कहलाएगा स्पर्मेटोगोनिया कहलाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया इक्वल टू गैमीटोगोनिया है इन केस ऑफ मेल। इसी लेवल को अगर फीमेल में देखा जाए तो ये ओवोगोनिया कहलाते हैं। अब इन केस ऑफ मेल स्पर्मेटोगोनिया grow and develop into primary spermatocyte, whereas in case of female, oogonia will undergo mitotic division। चैप्टर नंबर 18 में बुक के मुताबिक यहाँ पे एक डिफरेंस है मेल और फीमेल में, कि मेल के केस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें नजर आती है कि दे विल ग्रो एंड डेवलप, यानी तकसीम नहीं हो रहे, जबकि फीमेल में कहा गया कि oogonia माइटोटिकली तकसीम होंगे तो बनेगा प्राइमरी ओवोसाइट।
तो प्राइमरी ओवोसाइट हो या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बोथ आर प्राइमरी गैमेटोसाइट। प्राइमरी गैमेटोसाइट will undergo फर्स्ट meiotic डिवीजन। तो फर्स्ट meiotic डिवीजन में इन केस ऑफ फीमेल प्राइमरी oocyte जाएगा, मेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब फर्स्ट meiotic डिवीजन होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तकसीम होकर प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फीमेल में सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस होंगे। सेकेंडरी oocyte वो सेल हैं जो सेकेंड meiotic डिवीजन से गुजरते हैं। सेकेंड meiotic डिवीजन के नतीजे में यहाँ पे हमने कॉमन नेम दिया गैमेटिड। मेल में जो प्रोड्यूस होने वाला सेल होगा वो स्पर्मेटिड है, और फीमेल में उसको oocyte कहते हैं। oocyte का तस्करा आपको इस चैप्टर नंबर 18 में नजर नहीं आएगा, लेकिन ये बुक्स के अंदर लिया जाता है इक्वलेंट टू स्पर्मेटिड स्टेज। तो ये नाम एक दूसरे से मिलाकर रखने की वजह यही है कि एक कॉमन फीचर दोनों में नजर आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, गैमेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, ओवोसाइट, स्पर्मेटिड, गैमेटेटिड, ये सारे नाम। और फाइनली जो गैमीट बनेगा इन केस ऑफ मेल फ्रॉम स्पर्मेटिड, वो स्पर्म कहलाता है, और इन केस ऑफ फीमेल इट इज नोन एज ओवम। तो गैमेटोजेनेसिस जो बुक ने डिस्क्राइब की है, चैप्टर नंबर 18, जी, बुक ने गेमिटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल ये बाकायदा डायग्राम के साथ दी है। तो अगर हम कंपैरिजन में लें तो ये कंपैरिजन में दिस इज गेमिटोजेनेसिस इन मेल, ठीक है, और इन केस ऑफ फीमेल। अब मियोसिस इन्वॉल्व है तो साथ साथ यहाँ पे हम कह लें कि एक और चीज को डिस्कस कर सकते हैं। मतलब मियोसिस हमने पढ़ी, तो मियोसिस के नतीजे में ये जो oocyte है ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड के मीनिंग आपको पता होंगे। फर्स्ट meiotic डिवीजन से जो सेल पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड हुआ करते हैं। ये सेकेंडरी oocyte इसका मतलब है हैप्लॉइड है। फिर इन हैप्लॉइड से सेकेंड meiotic डिवीजन होगी, तो सेकेंड meiotic डिवीजन के नतीजे में ये दोनों सेल तकसीम होंगे तो चार सेल बनेंगे। चार सेल में एक बड़ा सेल है, तीन छोटे सेल हैं। ये तीन छोटे सेल शो कर रहे हैं एसिमेट्रिक डिवीजन, जो हम बात कर चुके हैं पहले कि बराबर तकसीम नहीं हुई, तो छोटे का पैदा होने वाले ये पोलर बॉडीज कहलाती हैं। अलबत्ता चार की तादाद पूरी होती है मियोसिस के जरिए, और फाइनली इट बिकम्स, ये जो बड़ा है ये एग सेल में चेंज हो जाता है, और जो पोलर बॉडीज हैं खत्म हो जाती हैं। तो सेकंड मेयोटिक डिवीजन के नतीजे में ये हैप्लॉइड था, तो ये चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे। एंड सेम इज ट्रू इन केस ऑफ मेल। तो गेमेटोजेनेसिस में भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा डिप्लॉइड कौन सा हैप्लॉइड, किस में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, किस में सिंगल कॉपी है क्रोमोसोम की। तो ये डिटेल्स सेल साइकिल की तरफ जाने का मकसद